हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सब बढ़िया होगा। चलिए एक नई कहानी शुरू करते हैं। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। तेज रफ्तार, धीमे जज्बात। शाम के सन्नाटे को चीरती एक ब्लैक कार तेजी से शहर की सड़कों पर दौड़ रही है। ड्राइविंग सीट पर बैठा है ईशान। उसकी आंखों में ना कोई जीत है, ना कोई मंजिल, बस पछतावा, ग्लानि और एक अंदर ही अंदर जलता हुआ तूफान। स्टीयरिंग पर उसकी उंगलियां कस कर जमी हैं, जैसे अपने ही ख्यालों को रोकने की कोशिश कर रहा हो। फ्लैशबैक शुरू होता है। नैना उसकी क्लासमेट कह लो, उसकी दोस्त या उसकी दीवानी, जिस नैना को उसने कभी तानी के लिए ना कह दिया था और बिना कुछ सोचे ही उसका दिल तोड़ दिया था। नैना ने उसे कई बार समझाया कि तानी उसके लिए ठीक नहीं है, पर ईशान के जैसे आंखों पर मोहब्बत की पट्टी बनी हुई थी, जिस पर सिर्फ तानी ही नजर आती, और अगर कोई उसे समझाने की कोशिश करता या उसकी हकीकत दिखाता तो वो भी ईशान की नज़रों में उसकी मोहब्बत का दुश्मन बन जाता। जिस गिनती में सबसे अव्वल नंबर पर थी नैना, क्योंकि वो उसे पसंद करती थी और उसे तानी का पपीट बनते हुए नहीं देखना चाहती थी, पर ईशान उसे हमेशा तानी के लिए इग्नोर कर देता, और आज उसी नैना ने ईशान के लिए इतना कुछ किया। फ्लैशबैक खत्म और हकीकत शुरू। जैसे ही उसने अपने सामने बैठी नैना को इतने साल बाद देखा, वो अपनी जगह पर जम गया। फिर अगले ही पल वहां से निकल आया। अब कार के शीशे पर बारिश की बूंदें गिरने लगी हैं, जैसे आसमान भी उसकी तकलीफ समझ रहा हो। ईशान बड़बड़ाता है, जिसने सच में मुझ पर यकीन किया, उसे मैंने उस वक्त ठुकरा दिया, और आज उसी ने मुझे ये फिल्म दिलवाई। उसकी आंखों में नमी है, लेकिन वो आंसू बहाने से ज्यादा खुद से लड़ रहा है। मैं कैसे खुद को माफ करूं? उसकी आवाज भर्रा जाती है। कार एक ब्रिज पर रुकती है। ईशान बाहर उतरता है और मुंबई की रोशनी को देखता है, जो उसके भीतर के अंधेरे से टकरा रही है। गुनाह जो अब महसूस हो रहा है। ईशान गाड़ी से उतरता है, भारी कदमों से जाकर बोनट पर दोनों हाथ रखकर सिर झुका देता है। उसकी सांसें तेज चल रही हैं। उसका सीना धड़क नहीं रहा, जैसे पछतावे की आग उसमें धधक रही हो। नैना, वो फुसफुसाता है, तुम मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत सच थी, और मैं उसे भी झूठ बना बैठा। उसका चेहरा गीला है, पर ये बारिश नहीं, ग्लानि है। उसके हाथ कांप रहे हैं। वो खुद से दूर भागने के लिए कार के चारों ओर घूमता है, फिर बोनट से टिककर पीठ लगाकर बैठ जाता है। आसमान में बिजली कौंधती है, जैसे उसकी आत्मा को उजागर कर रही हो। तानी के एक झूठे प्यार के लिए मैंने उस इंसान को खो दिया जो सच्चा था। वो जोर से अपने सिर पर मुक्का मारता है। मैंने तुझे दर्द दिया, और तूने मुझे इस ऊंचाई पर पहुंचाया। अब उसका चेहरा साफ है, पर आंखों में खामोशी का तूफान है। वो उठता है, आसमान की ओर देखता है और कहता है, थोड़ी ही देर पहले वो जिस आईने में खुद को देखकर खुश था, अपनी नई जिंदगी में जीना चाहता था, वो किसी की उधार की थी, और वो भी उस लड़की की जिसकी उसने कभी कद्र नहीं की। आज अगर वो इस मुकाम पर है, इतनी बड़ी मूवी कर रहा है, इतनी बड़ी पार्टी में घूम रहा है, लोग उसे पसंद कर रहे हैं, तो सिर्फ नैना की वजह से, जिसने उसकी वजह से कॉलेज तक छोड़ किया था। जिस दिन प्यार की हत्या हुई। फ्लैशबैक सीन। लोकेशन कॉलेज गेट के सामने, दोपहर का वक्त। कॉलेज के बाहर हल्की सी सर्दी थी, पेड़ों की पत्तियां हवा में उड़ रही थी। लड़कियां लड़के ग्रुप में हंसते खिलखिलाते हुए निकल रहे थे, लेकिन एक कोना उस दिन खामोश और भारी था। नैना हल्के गुलाबी सूट में,
कांपती आवाज और धड़कते दिल के साथ कॉलेज गेट पर ईशान का इंतजार कर रही थी। उसके हाथ में एक छोटा सा गिफ्ट बॉक्स था और आंखों में प्यार, सच्चा, मासूम प्यार। ईशान जैसे ही वहां आया, अपने दोस्तों के साथ हंसता हुआ। नैना उसे रोकती हुई। ईशान धीरे से मुस्कराया। मुझे तुमसे कुछ कहना है। अकेले में? ईशान थोड़ा चौंकता है। दोस्त हंसते हैं। वो इशारा करता है कि रुको। वो नैना के पास आता है। नैना आंखें झुकी हुई, हाथ कांपते हुए गिफ्ट आगे बढ़ाते हुए। मैं जानती हूं तुम बहुत खास हो, लेकिन तुम्हारे बिना मेरा हर दिन अधूरा लगता है। मैं तुमसे प्यार करती हूं, ईशान। ईशान के चेहरे पर मुस्कान फीकी पड़ जाती है। वो एक पल चुप रहता है, फिर आंखें फेर लेता है। ईशान सीधे शब्दों में, थोड़ा अजनबी बनते हुए। नैना, तुम अच्छी इंसान हो, पर मुझे सिर्फ तानी से प्यार है, और तुम तो जानती हो ना। तुम डिजर्व करती हो किसी और को जो तुम्हें उतना ही प्यार दे सके जितना तुम करती हो। गिफ्ट बॉक्स नैना के हाथ से गिर जाता है। उसकी आंखों में चमक बुझ जाती है। ईशान बिना पीछे देखे चला जाता है। पीछे नैना बस खड़ी रह जाती है, आंखें नम, दिल टूट चुका और आवाज गूंग। उस दिन के बाद नैना कभी कॉलेज नहीं आई। फ्लैशबैक यहीं कट होता है और फिर हमें वापस वर्तमान में ईशान की गाड़ी के बाहर उसका दर्द भरा चेहरा नजर आता है। ईशान की आंख से आंसू झलकता है, जिसे वो अपने हाथों से पोंछ लेता है और फिर आसमान की तरफ देख खुद से खुद की शिकायत करता है। वो खुद से खुद की जंग कर ही रहा होता है कि तभी उसका फोन बजता है। स्क्रीन पर माधवी जी का नाम फ्लैश हो रहा था। ईशान ने अपने आंसू पोंछे गला साफ किया और कॉल उठाई। दूसरी तरफ से आवाज आई, कहाँ हो ईशान? सब पार्टी में तुम्हारा वेट कर रहे हैं। ईशान टूटा हुआ जरूर था, पर इतना कमजोर नहीं कि दोबारा अपनी नैना को खो दे। वो इसी सोच में डूबा हुआ कहता है, मैं आ रहा हूँ। उसके चेहरे पर जो आंसू झलके थे, उसकी चमक उसके चेहरे पर फैल जाती है और वो इसी उम्मीद के साथ उठता है कि वो नैना से बात करेगा। ईशान अब भी कार के बोनट से टिका है। आंखें बंद है, सांसें गहरी, मानो अंदर कुछ टूट चुका हो। धीरे से बुदबुदाता है, नैना, मैं गलत था, लेकिन अब और नहीं। वो सीधा खड़ा होता है, अपनी जैकेट ठीक करता है। चेहरा पहले से शांत, मगर आंखों में ठहराव है। ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए, आज अधूरी बात पूरी करनी है। इंजन स्टार्ट होता है। पार्टी की चमकदार लाइटें दूर कहीं आसमान पर उभरती हैं। ईशान तेजी से कार मोड़ता है। रास्ते में भागती स्ट्रीट लाइट्स उसके चेहरे पर गिरती हैं, मानो अतीत को पीछे छोड़ता हुआ फिर से एक मोड़ ले रहा हो। मन ही मन, आज तुझसे नजरें नहीं चुराऊंगा नैना। जो कहना था, अब कहूंगा। क्या एक बार फिर ईशान अकेला रह जाएगा? या इस बार वो नैना को पाने के लिए अपनी हद से गुजर जाएगा? क्या ये ईशान का प्यार था, या उसका गिल्ट? क्या नैना ईशान की जिंदगी में वापस आएगी, या ये दास्तां शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी? क्या ईशान अब टूटकर फिर अकेले हो जाएगा, या कोई नया मोड़ लेगा? एपिसोड नंबर, तुझे कैसे पता ना चला। बहुत ही खूबसूरत और इमोशनल मोड़ है ये कहानी का, जहां नैना, जो कभी कॉलेज के सामने अपने प्यार में ठुकरा दी गई थी, आज एक सक्सेसफुल सिंगर बन चुकी है और उसी शख्स के सामने अपने दिल की बात सुरों में पिरोकर कहने जा रही है। लोकेशन, पार्टी शानदार तरीके से सजी हुई है। चमकते लाइट्स, ऊंचे रसूखदार लोग,
मीडिया की नजरें और मंच पर नैना। नैना का लुक। नैना ने सॉफ्ट वेलवेट की ऑफ शोल्डर मरून गाउन पहनी है, बाल खुले हैं, सॉफ्ट वेव्स में लहराते हुए, आंखों में हल्का स्मोकी मेकअप, होंठों पर गुलाबी शेड। वो नज़ाकत और आत्मविश्वास का संगम लग रही है, एक स्टार जिसने दर्द को ताकत बना लिया है। अब ये वो कॉलेज वाली नैना नहीं है, अब ये मुंबई की जानी मानी सिंगर बन चुकी है। उसने अपने टूटे दिल के साथ मुंबई में एंट्री की और देखते ही देखते आज वो सिंगिंग की क्वीन बन गई। पहले वो सिर्फ ईशान की दीवानी थी, पर ईशान जैसे तानी के सिवा कुछ देखना ही नहीं चाहता था, नैना का प्यार भी नहीं। इसी टूटे दिल के साथ वो मुंबई आई और उसने अपने टूटे दिल की दास्तां से संगीत के तारों को छेड़कर कई गाने लिख दिए और आज वो मुंबई के सिंगरों में से जानी जाने लगी। उसने ना सिर्फ एल्बम सॉन्ग लिखे बल्कि माधवी जी के साथ भी काम किया और अब वो इस नई मूवी के लिए भी सॉन्ग लिख रही थी। माधवी जी जब अपनी मूवी के लिए एक ऐसा किरदार ढूंढ रही थी जिसमें उन्हें अपने कैरेक्टर जैसे झलक दिखे पर जो दुनिया के लिए एक नया चेहरा हो, तो नैना ने उन्हें ईशान के बारे में बताया, बल्कि एक्टिंग को लेकर उसका जो करेज था उसे भी बाखूबी उसकी प्रोफाइल पर दिखाया। भले ही नैना ने कॉलेज के बाद सब कुछ छोड़ दिया था, पर वो अभी भी सोशल मीडिया के जरिए ईशान के हर मूव पर नजर रखे हुए थी। एक ये ही जरिए था जिससे वो ईशान से दूर होकर भी दूर नहीं हुई। सोशल मीडिया है ही कमाल की जगह जहां हर खोया अपना मिल जाता है, और वो भी जिससे हम मिलना नहीं चाहते। नैना सोफे पर बैठी है, हाथ में वाइन का ग्लास थामा है, लेकिन चेहरा गमगीन है। ईशान जो उसे देख एकदम से वहां से चला गया, इतने साल बाद भी क्या वो नैना से नहीं मिलना चाहता था? नैना के दिल में कई सवाल उठ रहे थे, पर लोगों के बीच वो खुद को संभाले हुए थी। सभी उसकी तारीफों के पुल बांध रहे थे। तभी उससे एक खास गेस्ट ने आकर उससे कहा, मैम एक गाना सुनाइए ना, आज की रात आपके नाम है। वो मुस्कुराकर इनकार करने वाली होती है, नहीं, आज नहीं। लेकिन तभी गेट से ईशान दाखिल होता है। उसकी नजर जैसे ही नैना पर पड़ती है, ठिठक जाता है, और वहीं नैना की नजर ईशान से टकराती है। कुछ सेकंड्स को वक्त जैसे थम जाता है। नैना की आंखें डबडबा जाती हैं। वो फिर से माइक की ओर मुड़ती है। हाथों में माइक है, लेकिन चेहरा अब शांत है। धीरे से बोलती है, एक गाना है, दिल से निकला, अधूरा सा, आज पहली बार किसी खास के लिए पूरा कर रही हूं। पियानो की हल्की धुन बजती है और नैना गाना शुरू करती है। गाना। ये सॉन्ग जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, नैना भी अपनी जगह आगे बढ़ रही थी। उसके हाथों में माइक और चेहरे पर उड़ते हुए बाल इस शाम को और भी खूबसूरत बना रहे थे। खुले आसमान में जैसे उसकी आवाज के साथ उसका दर्द भी गूंज रहा हो। तभी ईशान को याद आया कि उस पार्टी की रात जिस रेड ड्रेस वाली लड़की के साथ वो तानी समझकर डांस कर रहा था, और जो उसे अपनी सी लग रही थी, वो और कोई नहीं नैना थी, जो अगले ही पल गायब हो गई थी। और ईशान उस रेड ड्रेस वाली लड़की की तलाश में लग गया था। पर आज ईशान को लग रहा था कि वो उसे मिल गई, और अब चाहे कुछ भी हो जाए, वो उसे नहीं खोएगा। तुझे कैसे पता ना चला कि मैं तेनू प्यार करती आन? तुम्हें कैसे पता ना चला कि तेरा इंतजार कर दी आन? ईशान वहीं खड़ा रह जाता है, जैसे दुनिया की आवाजें उससे कट गई हों। हर लफ्ज उसके दिल की दीवारों से टकराता है। नैना की आवाज में दर्द है, लेकिन अब वो शिकायत नहीं, सिर्फ एक आखिरी कबूलनामा है। सबका ध्यान उनके गाने पर था, किसी ने भी उसकी भीगी हुई आंखें, थमी हुई सांसें को नहीं देखा। नैना की नजरें गाते हुए भी सिर्फ उसी पर टिकी थी जिसके लिए वो ये गा रही थी।
गाना पूरा हुआ और जोरदार तालियों ने जैसे उसे अपनी ख्यालों की दुनिया से बाहर धकेल दिया। ईशान उससे मिलने के लिए स्टेज की ओर बढ़ता है, पर फिर रुक जाता है। आज दो अधूरी कहानियां फिर आमने सामने खड़ी थी। गाने की आखिरी लाइन गूंजती है और पूरा हॉल तालियों से गूंज उठता है। लेकिन नैना की नजरें बस उसी पर टिकी हैं, ईशान पर। ईशान धीरे धीरे स्टेज की ओर बढ़ता है। नैना के हाथ में माइक कांपता है। पास आता ईशान उसके सामने रुकता है। भीड़ अब भी ताली बजा रही है, लेकिन इन दोनों की दुनिया में सब कुछ थम गया है। ईशान माइक लेता है और पहली बार वो कुछ कहने ही वाला होता है, तभी लाइट्स एक सेकंड को बंद हो जाती है। नैना वहां से जाने लगती है, ईशान भी उसके पीछे जाने लगता है। ईशान कुछ कहने के लिए नैना की ओर बढ़ता है। उसके चेहरे पर संकोच, अफसोस और उम्मीद, सब एक साथ। ईशान धीरे से, नैना, एक बार बात कर सकता हूं? बस एक बार, उस दिन के लिए। नैना कुछ पल उसे देखती है। उसकी आंखें कांपती हैं, जैसे जवाब देना चाहती हों। पर तभी ईशान चुपचाप उसके सामने आ खड़ा होता है। नैना ठिठकती है। भीड़ पीछे शोर मचा रही है, पर इन दोनों के बीच सन्नाटा, जैसे दो अधूरी कहानियों मिल रही हो। ईशान हल्के से कहता है, अब भी तुम्हारे गाने में वही सच्चाई है जो उस दिन थी, जब तुमने मुझे देखा था और मैं किसी और को। नैना कुछ नहीं कहती, बस उसकी आंखें जवाब देती हैं। ईशान अपना दिल उसके आगे खोल कर रखने वाला होता है कि तभी नैना समझ जाती है कि वो क्या कहना चाहता है। भले ही नैना उसे प्यार करती थी, लेकिन उस दिन का गुस्सा, नाराजगी उसके दिल में भी उभर रही थी, जिसे आज वो बाहर निकालने वाली थी। इससे पहले तुम कुछ कहो या अपनी आंखों में झूठे खाब सजाओ, मैं बता देती हूँ। ईशान हैरानी से उसे देखते हुए कहता है, क्या नैना? नैना अपना सीधा हाथ ऊपर उठाकर उसे अपनी उंगली में पहनी हुई रिंग दिखा देती है और कहती है, आई एम एंगेज्ड। ईशान का पैर जैसे जम जाते हैं और चेहरा सख्त पड़ जाता है। पार्टी के बाद का एक सुनसान कोना, हल्की रोशनी में नैना और ईशान आमने सामने खड़े होते हैं। ईशान की आंखों में सवाल, नैना की आंखों में जवाब, पर भारी। ईशान धीरे से, क्यों किया ये सब? इतने सालों बाद, जब लगा था सब साफ हो सकता है। नैना आंखें झुकाकर, कांपती आवाज में, क्योंकि अब मैं किसी और की जिंदगी हूं। ईशान ईशान जैसे कुछ पल को सुन ही ना सका हो, उसका चेहरा भावशून्य हो जाता है। नैना धीरे से, खुद को संभालते हुए, मेरा मंगेतर वही है जिसने इस म्यूजिक लॉन्च में मुझे सहारा दिया। जब पूरी दुनिया ने मुझे भुला दिया, उसने मेरा हाथ थामा। तुम्ही ने तो कहा था कि मैं किसी खास को डिजर्व करती हूँ जो मुझे समझे। बस समझ लो, मुझे वो मिल गया ईशान, और मैंने तुम्हारे लिए जो भी किया वो दोस्ती में किया। क्या एक बार फिर ईशान अकेला रह जाएगा? क्या नैना सच कह रही थी? क्या सच में वो अब ईशान से प्यार नहीं करती थी? नैना के मंगेतर की सच्चाई क्या वाकई उतनी ही साफ है जितनी वो दिखा रही है? क्या ईशान इस बार फिर हार मान लेगा या अपने दिल के लिए फिर लड़ेगा? कौन था नैना का मंगेतर? माधवी जी इस रिश्ते को किस नज़र से देखेंगी? क्या वो नैना को समझाएगी या ईशान को दिलासा देगी? आप लोगों को क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे दिल में तुम्हारे लिए अब कोई फीलिंग नहीं। ईशान का दिल जैसे फटने को हुआ। जो लड़की कल तक उसकी दीवानी बनी घूमती थी कॉलेज में, बस उसी से बात करती थी।
उसी के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करती थी, आज वो उसे देख भी नहीं रही। इतनी नफरत! क्या इंसान जिससे मोहब्बत करता है उससे वाकई इतनी नफरत कर सकता है? नहीं, ईशान का दिल मानने को तैयार ही नहीं था। उसने आगे बढ़कर कुछ कहना चाहा, तभी पीछे से एक तेज और कॉन्फिडेंट आवाज आती है, नैना, चलो, सभी तुम्हें ढूंढ रहे हैं। ईशान ठिठक जाता है। नैना के चेहरे की रंगत बदलती है। पीछे खड़ा है नैना का मंगेतर, स्मार्ट, कद में ऊंचा, आत्मविश्वासी और लोगों के बीच जाना माना चेहरा, जिसका नाम अभीर था, अभीर सिंह राठौड़। वो नैना की कलाई थाम लेता है, नरमी से, पर अधिकार में। नैना बस एक नज़र ईशान की ओर देखती है, अधूरी, मजबूर और चुप नज़र। ईशान बस मुस्कुराता है, वो मुस्कुराहट जिसमें कुछ टूटा हुआ होता है। मंगेतर, ईशान की ओर देखकर, सौम्य पर तीखा, थैंक यू, नैना को यहाँ तक लाने के लिए। अब मैं संभाल लूंगा। उसकी आवाज से साफ पता चल रहा था कि नैना ने उसे ईशान के बारे में सब बता रखा था। उसकी टोन में जो नैना के लिए कंसर्न था उसे ईशान भी खूब भाप पाया था, लेकिन उसका दिल कर रहा था कि वो नैना का हाथ छुड़ा कर रोक ले और उसे जाने ना दे, खुद से दूर। पर उसकी वो एक गलती आज उसे ये करने का हक नहीं दे रही थी। ना चाहते हुए भी उसने रास्ता छोड़ दिया और साइड हो गया। अभीर एक तीखी नज़र ईशान पर डालता है और फिर वो नैना को लेकर चला जाता है और ईशान बस वहीं खड़ा रह जाता है और उन दोनों को डांस करता हुआ देखता है। देखते ही देखते वो ड्रिंक के पैक हाथ में ले लेता है। डांस के दौरान नैना की नजरें भी बार बार ईशान की तरफ ही जाती है। उसे पहली बार ड्रिंक करता देख वो समझ जाती है कि उसकी हालत ठीक नहीं। ईशान भले ही गिलास हाथ में लिए हुए था पर उसने अभी तक उसे मुंह नहीं लगाया था। सर पी लीजिए, पर ईशान उसकी एक ना सुनकर बस एक के बाद एक गिलास चेंज करता है। उस वेटर को भी समझ नहीं आता कि ईशान करना क्या चाह रहा है। ईशान से थोड़ी दूरी पर निशा खड़ी थी जो बड़ी देर से उसे ही देखे जा रही थी। जब से ईशान आया था निशा उसके हर मूव पर नजर रखे हुए थी। उसे और नैना को अकेले में बातें करता देख वो सोच में पड़ गई कि आखिर ये ईशान चीज क्या है। जब निशा उससे पहली बार मिली तो वो एकदम शांत मामूली सा इंसान लग रहा था, पर अब उसकी जान पहचान बढ़ती जा रही है। उसकी नज़र में तो नैना मुंबई की सिंगर थी। जहां नैना और ईशान बात कर रहे थे वहां निशा, हाथ में वाइन ग्लास लिए, लगातार ईशान और नैना की हर हरकत को देख रही थी। उसकी आंखों में हल्की सी जलन थी जो मुस्कुराहट के नकाब में छुपी थी। निशा ईशान के पास बड़ी ही नजाकत के साथ आती है और उसे डांस के लिए ऑफर करती है, पर हमारा ईशान जो पहले से ही अपनी किस्मत से रूठा और दिल से टूटा हुआ है, उसे तेज नजरों से घूर कर देखते हुए कहता है, मेरी डांस की हालत लग रही है, कहकर वो फिर गिलास को पकड़ लेता है। निशा को लगता है कि उसने पी रखी है पर ईशान अपने दिल की बात करता है। डोंट वरी, में संभाल लूंगी, कहते हुए वो ईशान का हाथ पकड़ लेती है, जैसे वाकई उसे सहारा दे रही हो। नैना भी डांस करते हुए ये सब देख रही थी। वो भले ही अभीर के साथ थी पर उसकी नजरें ईशान से नहीं हट रही थी। ईशान ने उसका हाथ झटकते हुए कहा, पहले खुद को संभाल लो। ये देख नैना के चेहरे पर भी मुस्कान तैर गई। भले ही ईशान आज इतना बड़ा स्टार बन गया हो पर वो बदला नहीं था। उसने ड्रिंक ली जरूर थी पर उस या किसी और लड़की को मुंह नहीं लगाया था। निशा का मुंह जैसे गुस्से से लाल पिला हो गया। यहाँ ईशान ने गिलास टेबल पर रखा, अपना कोट सही किया और वहां से चला गया। रह गई तो इस पार्टी में कुछ अधूरी बातें जो सालों से अधूरी थी। उसके पीछे निशा भी चल दी। बाहर जब उसने ईशान को जाते हुए देखा तो इशारा करके किसी को बुलाया, हे यहाँ आओ,
कपिल उसके इशारे पर तुरंत आया और ईशान के पीछे जाने लगा। तभी निशा ने पीछे से रोकते हुए कहा, बात सुनो, ये जहां भी जाए मुझ इन्फॉर्म करना। हाँ। निशा पूरी तरह ईशान पर नजर रखना चाहती थी। अब उसे ये खेल अपने हिसाब से जो खेलना था, पर उसे कहाँ पता था कि आज हमारा शेर सोया हुआ था, जिसे जगाना तूफान को बुलाना है। कपिल पहले तो तक रह गया, फिर उसने हाँ में सर हिलाया। वो भी निशा से अच्छे से वाकिफ था, इसलिए उसने उस पल तो हाँ कह दिया। पर ईशान के पास जाकर उसने जल्दी से कार भगवाई और ईशान को बैठने के लिए कहा। ईशान पीछे वाली सीट पर जा बैठा। कपिल ड्राइवर के बराबर में बैठ गया और कार स्टार्ट हो गई। ईशान बस गाड़ी से टेक लगाए बाहर देख रहा था। कपिल को भी समझ नहीं आ रहा था कि आज उसके शेर जैसे सर को क्या हुआ है, पर उसे क्या पता था कि शेर भी घायल होते हैं। कपिल उसे इस तरह खामोश देखकर बोला, आप ठीक है सर, आपको पहली बार ऐसे देखा है ना, इसलिए फिक्र हो रही है। कुछ नहीं कपिल भाई, बस लड़ाई चल रही है मेरी। कपिल ने जोश में आते हुए कहा, किससे? आप नाम बताएं और हुक्म करें। मैं देख लूंगा, मुंबई में मेरी ऊपर तक जान पहचान है। खुद से, ईशान न कहा। कपिल आगे भी बहुत कुछ कहता, पर ये सुनते ही वो खामोश हो गया और उसे समझ आ गया। कहाँ जाना है सर? मुंबई की सबसे शांत जगह पता है, वहीं ले चलो। हाँ है ना सर, समुद्र। ईशान ने इस पर हाँ के दिया। फिर थोड़ी ही देर बाद उसने ईशान को वहां छोड़ दिया। कपिल को भी लग रहा था कि इस वक्त शायद उनका मूड सही नहीं है और उन्हें कुछ वक्त अकेले छोड़ देना चाहिए। लोकेशन, समुद्र किनारा, रात का सन्नाटा, हल्की हवा चल रही है। ईशान अकेले कार से उतरा। आंखों में नींद नहीं, दिल में बेचैनी है। लहरों की आवाज उसके अंदर उठते तूफान से मिलती जुलती लगती है। वो समुंदर के किनारे जाकर बैठ जाता है। आंखें लाल हैं, होंठ सूखे हैं। उसकी शुभचिंतक की सच्चाई। ईशान धीरे से खुद से, नैना, तुम थी मेरी मंजिल तक की राह, और मैंने तुझे ही मोड़ समझ के पीछे छोड़ दिया। यहाँ नैना अपने रूम में थी। पार्टी खत्म हो गई थी और सस्पेंस भी। वो डायरी के पन्ने पलटती है। उसमें नैना की एक लाइन लिखती है, मैंने उसे उस ऊंचाई तक पहुंचाया जहां कभी मैंने खुद उड़ने का सपना देखा था। यहाँ ईशान की आंखें भर आती हैं। ईशान मुंह छुपाते हुए, मैं इतना खुदगर्ज कैसे हो गया? जिसे मैंने ठुकराया, उसने मेरी सबसे बड़ी लड़ाई मेरे लिए लड़ी। ईशान, क्यों किया मैंने ऐसा? क्यों नहीं देखा तुझमें वो सच्चा रिश्ता जो दुनिया में सबसे पाक था? फिर घुटनों के बल गिर जाता है। पीछे चांदनी में उसकी परछाई लड़खड़ाती है। बैकग्राउंड में नैना की आवाज गाना, तुझे कैसे पता ना चला कि मैं तुझसे प्यार करती हूँ। नई शुरुआत का पैगाम। ईशान समुंदर में घुटनों तक खड़ा है। वो चिल्ला चुका है, टूट चुका है, रो चुका है। अब वो चुप है। तभी एक तेज लहर आती है और उसके पैरों से टकराती है, इतनी तेज कि उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो पीछे गिरने ही वाला होता है। पर उसी वक्त एक कांच की पुरानी बोतल उसके पैरों से टकराती है। ईशान चौंकता है, झुककर बोतल उठाता है। बोतल के अंदर एक कागज का टुकड़ा है। वो उसे बाहर निकालता है, भीगा हुआ, पर शब्द साफ है। नई शुरुआत का पैगाम। हर इंसान का दूसरा मौका उसकी सबसे बड़ी ताकत बनता है। खुद को माफ कर और चल दे उस मौके की तलाश में। ईशान ठहर जाता है। उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। कौन लिख गया ये? क्या ये मेरे लिए था? उसे लगने लगता है जैसे खुद कुदरत ने उसे जवाब दे दिया हो। वो बोतल को सीने से लगाता है और पहली बार
एक हल्की मुस्कान उसके चेहरे पर आती है। फिर वो समुंदर की तरफ देखता है और कहता है, अगर ये इशारा है तो मैं तैयार हूं। मैं वापस लौटूंगा और सब ठीक करूंगा। बोतल का मैसेज क्या किसी खास का लिखा हुआ था या ये कोई मैसेज था जो उसे आगे का रास्ता दिखाने वाला था? ईशान, अब वक्त है खुद से लड़ने का। मैं भागूंगा नहीं। तुझे भी वापस पाऊंगा और हर रिश्ता निभाऊंगा। ये वादा है। क्या करने वाला था ईशान? क्या नैना देगी ईशान को एक मौका? जोया का क्या होगा? क्या उसे जॉब वापस मिलेगी? और ईशान की मूवी शूटिंग दोबारा कब शुरू होगी? जानने के लिए सुनते रहिए आगे एपिसोड ये जिंदगी तेरे नाम। अगली सुबह गार्डन में माली फूलों पर पानी डाल रहा था। ताजे फूलों की महक हवाओं में थी। शिवानी सर्वेंट के कहने पर रेडी होकर जैसे ही बाहर आई उसने देखा कि ईशान तैयार हुआ कार के बाहर उनका ही इंतजार कर रहा था। इतनी सुबह कहाँ जाना है? शिवानी ने हैरानी से पूछा। बड़े पापा के घर, कहते हुए उसने एक बैग डिग्गी में डाला और कहा, अब हम वहीं रहेंगे। शिवानी पूरी तरह से शॉक्ड रह गई। कल जब वो राजेश जी के घर डिनर पर गई तो ये बात उन्होंने शिवानी से कही थी कि वो और ईशान इस घर का हिस्सा हैं, और जैसे वो मुंबई उनके साथ आए थे तो रहे भी उन्हीं के साथ। मतलब टोटल देखा जाए तो राजेश जी ने शिवानी को घर बुलाकर खूब माखन लगाया, मतलब इमोशनली ब्लैकमेल किया। और ये उनका प्यार नहीं था, बल्कि मतलब था। अब जब उन्हें ईशान की तरफ से फायदा नजर आने लगा तो उन्होंने उसे भी अपनी टीम में करना चाहा। पर उन्हें कहाँ खबर थी कि जिस खेल को वो खेल रहे हैं, ईशान उस खेल का सिकंदर है। मुंबई के हाईवे रोड पर ईशान की कार बड़ी ही तेज चल रही थी, और उससे भी ज्यादा शिवानी की सोच चल रही थी कि ईशान के दिमाग में क्या चल रहा है। राजेश जी के फैसले के बारे में इसे कैसे पता चला जो सुबह ही सुबह ये सामान बांध तैयार हो गया। इधर शिवानी को तो लगा था कि ईशान को इस बात को मनवाने के लिए उन्हें ना जाने क्या क्या करना होगा। जो एक डिनर पर जाने से ऐतराज कर रहा था, वो अब रहने जाने के लिए तैयार हो गया। शिवानी उसके चेहरे को ऐसे देख रही थी जैसे पढ़ने की कोशिश कर रही हो कि आखिर उसके दिमाग में क्या खिचड़ी चल रही है। कभी कभी तो ईशान इस तरह रिएक्ट करता था कि सामने वाला हैरानी में पड़ जाए कि वो खुश है, दुखी है या गुस्सा। ईशान कार चला रहा था। उसकी आंखों में आगे थी पर मन पीछे उलझा हुआ। जब वो अपने बेटे को पढ़ने में नाकामयाब हो गई तो वो खिड़की से बाहर देखने लगी, चुपचाप। कुछ पल बाद ड्राइविंग करते हुए ईशान की नजरें जैसे ही अपनी माँ की तरह गई। उन्हें इस उलझन में देख उसने कहा, क्या हुआ माँ, आप खुश नहीं हैं? आखिर आप ही तो चाहती थी कि रिश्ते निभाने के लिए होते हैं, तोड़ने के लिए नहीं। वो हमारे अपने हैं। वो तो मैं हमेशा ही कहती हूँ, पर ये बात आज अचानक कैसे समझ आई तुम्हें? अचानक नहीं माँ, बहुत टूटने और अपने किसी खास के छूटने के बाद समझ आई, ड्राइविंग करते हुए उसने कहा, जिसे सुन शिवानी को हैरानी हुई और फिर ये एहसास कि ईशान जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं। ईशान धीरे से, माँ, क्या कभी किसी की कामयाबी उस वक्त बेकार हो जाती है जब उसका कोई साथ देने वाला ना हो? शिवानी, थोड़ा ठहरकर। कामयाबी की सबसे बड़ी पहचान यही है बेटा, कि वो किसके लिए है। अगर अपने ही न हो तो ताली की आवाज भी सुनाई नहीं देती। ईशान आंखें झपकाता है। मैं सोचता हूँ माँ, सब कुछ पा लिया, पर जब देखा तो मेरी दुनिया में वो लोग ही नहीं थे जिनके लिए मैंने ये सब चाहा था। शिवानी धीरे से मुस्कराती है। इसलिए तो कहते हैं बेटा, रिश्ते बनाए नहीं जाते, निभाए जाते हैं। और तुमने अब समझा है तो देर नहीं हुई। ईशान आवाज भरी हो जाती है।
मैंने पापा को समझा ही नहीं, उन्हें गलत माना और खुद को सही। ईशान के पिता ने मरने से पहले अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने भाइयों के नाम कर दी थी, जिससे ईशान काफी उलझा हुआ रहता था। पर उसे भी आज समझ आ रहा था कि वो दौलत ही क्या जो तन्हाई छोड़ जाए। शिवानी, थोड़ा सख्त होकर, तुम सिर्फ बेटे नहीं हो, परछाई हो उनके उस फैसले की जिसने उन्हें अकेला कर दिया। लेकिन फिर भी उन्होंने तुम्हारे लिए रास्ता नहीं छोड़ा। अब तुम वो रास्ता पकड़ो या नहीं, फैसला तुम्हारा है। तुम चाहो तो अपनों को छोड़ सकते हो, अभी भी गाड़ी मोड़ सकते हो। ईशान, धीरे, आंखों में ग्लानि और उम्मीद का मेल। माँ, क्या मैं वाकई बदल सकता हूँ? क्या मैं पापा की तरह सब कुछ सही कर सकता हूँ? इन शब्दों में जो दुख था वो नैना को खोने का था या उसे वापस पाने का। शिवानी उसकी तरफ झुकती है, उसका हाथ थामती है। तेरे अंदर भी वही खून है, वही जज्बा है, बस अब तुझे उसे पहचानने की जरूरत है। तू बदल सकता है बेटा, और बदल कर ही सब कुछ सही करेगा। और शायद उनसे भी बेहतर बनेगा। ईशान अपनी माँ की ओर देखता है, उनके हाथ पकड़ लेता है। माँ, आज मैं वादा करता हूँ, अब मैं सिर्फ मंजिल नहीं देखूंगा, वो रास्ता भी देखूंगा जिस पर मेरे लोग खड़े हो। इसी वादे के साथ ईशान एक अलग ही जोश के साथ कार चलाने लगा, पर थोड़ी ही देर में उसकी स्पीड को फुल स्टॉप लग गया। इनकी बातों के दौरान बत्ती लाल हो गई और कार रुक गई, जिससे ईशान कुछ पल के लिए रुक गया, खामोश हो गया। शिवानी भी कार से बाहर देखने लगी कि तभी उसकी नज़र इस चाय वाले की बेहतर टपरी पर पड़ी। पिछली बार जब ये दोनों राजेश जी के घर से लौट रहे थे और एक बच्चा कार के आगे आ गया था, तब इसी इंसान ने ईशान को यहाँ का हाल बताया था, और अब उसका बदला हाल देख शिवानी कुछ समझ नहीं पाई कि इतनी जल्दी इतनी सक्सेस कैसे। फिर तभी उस चाय वाले ने ईशान को देखा तो उसे दूर से ही सलाम करने लगा। उसके सलाम में इसी इज्जत थी जैसे वो उसका शुक्रिया कर रहा हो। इधर ईशान ने भी उसका सलाम लिया और उसे बस हाथ से ही इशारा कर दिया, जैसे कह रहा हो इसकी जरूरत नहीं। शिवानी ने जब ये देखा तो उसे समझने में एक सेकंड भी नहीं लगा कि ये सब किसका कमाल है। उसे आज राजवीर की परछाई नजर आ गई, वो भी गरीबों की इस तरह ही मदद करते थे। उन्होंने मन ही मन ईशान के बालाएं ली। यहाँ ईशान अपनी ही बेचैनी में गुम था। उसके दिल में एक अलग जज्बात पैदा हो रहे थे, एक नई उम्मीद जाग रही थी, एक सच जो उसके पिता का था और अब वो उसे पूरा जानने के लिए जा रहा था, क्योंकि वो भी जानता था मुंबई की दीवारों पर स मारने से अच्छा है उन दीवारों में बस जाओ जहां कई राज आज भी खामोश है। यानी उसके बड़े पापा का घर वो जानता था, जो सवाल उसके दिल में उठते हैं उनका जवाब वहीं मिलेगा। वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसकी नज़र ट्रैफिक में फंसी गाड़ियों में गई, जहां उसे एक जाना पहचाना चेहरा दिखा। ये और कोई नहीं, अभीर था, नैना का मंगेतर। ईशान ने ध्यान से देखा तो उसके साथ कोई और भी बैठा था। उसे लगा शायद नैना, पर नहीं, वो कोई और लड़की थी जो उसे काफी हंसकर बात कर रही थी। उन दोनों को देख ईशान दंग रह गया। उन्हें देख ऐसा लग रहा था जैसे वो एक दूसरे को काफी अच्छे से जानते हैं। ईशान के चेहरे पर एक मुस्कान तैर गई। बत्ती हरी हुई तो शिवानी ने कहा, क्या देख रहा है? ईशान, रास्ता निकल गया। ईशान मुस्कुराया, सही कहा माँ, रास्ता निकल गया और कोई रास्ते से भी निकल गया। क्या करने वाला था ईशान? अभीर को किसी और के साथ देख क्या अब वो उस लड़की का पता लगाने वाला था? और नैना को पाने के लिए वो अभीर की जासूसी करेगा? क्या नैना देगी ईशान को एक मौका? तब क्या होगा जब ईशान फिर एक बार राजेश जी के घर में एंट्री करेगा? ईशान और शिवानी राजेश जी के आलीशान घर में फिर एक बार आ गए।
पर इस बार ईशान उनमें खामोशी ढूंढने की जगह खुद ये कोशिश करने वाला था कि वो किस तरह पहल कर सकता है, कैसे अपनी पिता के बारे में एक एक सच जान सकता है। शिवानी आगे थी और गेट तक पहुंचने वाली थी, पर ईशान धीमे धीमे कदमों से चल रहा था। उसकी नजरें गार्डन पर थी, जहाँ के फूल मुरझा गए थे। जब ईशान यहाँ रहता था तो वो ही इनकी देखभाल करता था। उसे लगा कि उसके जाने के बाद किसी ने इन्हें पानी तक भी नहीं दिया। ईशान जब राजेश जी के घर पहुंचा तो उस बड़े से आंगन में अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। हवा धीमे धीमे चल रही थी, लेकिन वातावरण में गर्मजोशी नहीं, एक ठंडापन था, जैसे किसी रिश्ते के बीच लंबे समय से जमी हुई धूल अब भी उड़ नहीं पाई हो। सब मौजूद थे पर किसी को ईशान की मौजूदगी पसंद नहीं आ रही थी। नाश्ते की मेज पर सब एक साथ बैठे, पर बातों से ज्यादा चम्मचों की खनक सुनाई दे रही थी। सबने जैसे किसी दिखावे के रिवाज को निभाया। राजेश जी कोशिश कर रहे थे माहौल को सहज करने की, लेकिन चेहरों पर साफ था कि कोई भी उनकी बातों से सहमत नहीं है। कलावती शिवानी के साथ ऊपर की तरफ चली गई। यहाँ ईशान भी माधवी जी के ऑफिस के लिए निकलने वाला था कि तभी माया ने कुछ करने का सोचा। अब भले ही राजेश जी ने सबको सख्त मना किया था कोई ड्रामा करने के लिए, पर देवर जी घर आए और भाभी कुछ ना करे, ऐसा तो हो नहीं सकता था। वो पापा जी रूम का क्या करना है, वो तो एक ही खाली था जो शिवानी आंटी को दे दिया। कहते हुए वो ईशान को देखने लगी। ईशान भी माया के रंग ढंग देखकर समझ गया। कोई नहीं भाभी, मैं वही रह लूंगा जिसमें पहले रहता था, आप बस उसे थोड़ा साफ करवा दे। माया ने अपनी हंसी दबाते हुए कहा, यानी स्टोर रूम। ईशान सोफे पर हाथ रखते हुए बोला, स्टोर रूम में क्या दिक्कत है? अगर उसे सही से साफ किया जाए तो स्टोर किसी कंफर्टेबल रूम से ज्यादा कंफर्टेबल होता है। और वैसे भी मैंने अपनी आदतें नहीं बदली है, मुझे आज भी जमीन पर सोना पसंद है। ईशान उनमें से नहीं था जो आंखें आ जाने से अपनी लाठी छोड़ दे। हाँ, पर उनमें से जरूर था कि जो कोई उससे टेढ़ा बोले वो उसे जवाब मुंह तोड़ दे। माया ने मुंह बना लिया। राजेश जी भी समझ रहे थे कि माया क्या चाह रही है। सही कहा ईशान ने, पर बेटा तुम चिंता मत करो, बस कुछ दिन की बात है, मैं किसी नौकर का खाली करवा दूंगा। ईशान हाँ में सर हिलाकर वहां से चला गया। माया भी जाने वाली थी, तभी राजेश जी ने उसे रोकते हुए कहा, माया ये क्या हरकत थी? मैंने कहा था ना कि कोई तमाशा नहीं। आपने नहीं देखा पापा जी कैसे मुझे बातें सुना कर गया? अरे तुम समझ नहीं रही हो, इसका यहाँ रहना हम सब के लिए फायदेमंद है। अब भूल गई शिंजू जो तुम्हारे बस से बाहर है। ईशान पहले कैसे उसका ख्याल रखता था, उसे स्कूल छोड़ना लाना, होमवर्क करवाना, यहाँ तक कि कभी कभी उसे खुद रेडी भी करता था। और तुम आराम से अपने डिजाइनिंग ऑफिस जाती थी। राजेश जी बड़े पक्के खिलाड़ी थे, किससे कैसे बात मनवानी है उन्हें खूब आता था। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। सही कह रहे हैं आप, जब से ये गया है शिंजू ने तो मेरे नाक में दम कर दिया है। और उसकी मेड वो तो कहती है, मैडम क्या खिलाती है इसे जो ये इतनी शैतान है, अब तक 10 बदलवा चुकी है वो, पर कोई टिकती ही नहीं। शीजू बहुत जिद्दी थी, शैतानी करती थी, पर वो शैतान नहीं थी, बस इन सब से अलग थी और इन लोगों से तंग आकर वो उन्हें नानी याद दिलाती थी। हालांकि उसे जितना प्यार ईशान से मिलता था उतना पूरे घर वाले भी मिलाकर नहीं कर पाते थे। यही वजह थी कि शीजू ईशान की हर बात मानती थी और उसके साथ रहना पसंद भी करती थी। ईशान सीढ़ियां चढ़ के ऊपर की तरफ गया तो सामने से दौड़ती हुई शिंजू उसकी तरफ आने लगी। ईशान ने दूर से देखा तो घुटनों के बल अपनी बाहें फैलाकर बैठ गया और अपनी प्यारी सी डोल को गोद में ले लिया। कोई तो था जिसे ईशान के आने की खुशी थी। ईशान ने भी उसे ढेर सारा प्यार किया और शिंजू ने अपनी नाराजगी जताते हुए पूछा,
आप इतना लेट क्यों आए? मैं आपका कल वेट कर रही थी डिनर पे, पर शिवानी दादी ने कहा कि आप नहीं आएंगे। ये सुन ईशान को रियलाइज हुआ कि कल वो जिस डिनर के लिए इतनी आसानी से ना बोल गया था, उसके ना कहने पर भले ही किसी को फर्क नहीं पड़ा, पर इस मासूम सी बच्ची का दिल टूट गया। ईशान को इस बात से खुद पर गुस्सा आया जब उसने डिनर पर ना आकर उस पार्टी में जाना बेहतर समझा। उसने शीजू को गोद से उतारा और खुद घुटनों के बल बैठकर दोनों कान पकड़ लिए। सॉरी शिंजू, आपके चाचू को जरूरी काम था, पर आई प्रॉमिस कि अब आप जब भी अपने चाचू को याद करोगे तो उन्हें अपने पास ही पाओगे, क्योंकि अब हम यही रहने वाले हैं कुछ दिन। ये कहते हुए ईशान ने अपने दोनों हाथ हवा में फैला दिया। शीजू भी खुश हो गई और उसकी नाराजगी हवा में उड़ गई। आओ चाचू, में आपको अपनी ड्राइंग दिखाओ। शीजू ने अपने छोटे छोटे हाथों से ईशान की उंगली पकड़ते हुए कहा, तो ईशान भी उसके पीछे चल दिया। ईशान को ऑफिस जाना था, पर शीजू जो इतने प्यार से उसे अपने साथ लेकर जा रही थी वो मना ही नहीं कर पा रहा था। वैसे भी उसे कुछ काम नहीं था, पर नैना से मिलना था, इसलिए उसने थोड़ा लेट जाना सही समझा और यहाँ शीजू के साथ लग गया। वहाँ माधवी जी ने शूटिंग कुछ वक्त के लिए रोक दी थी, पर इन्वेस्टिगेशन में लग गई थी कि माफियाओं को आखिर चाहिए क्या, क्या चाहते हैं वो। अगर ये अब मूवी रुकवाने के लिए हुआ है तो वो माहौल ठंडा होने का इंतजार कर रही थी। और तब तक इस बात की तहकीकात भी कि माफिया का कुछ बड़ा करने का प्लान तो नहीं, या बस ये सब डराने के लिए हुआ था। वो किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती थी। ड्राइंग देखने के बाद इन दोनों ने एक एक ड्राइंग और बनाई। फिर चाचू भतीजी ने खूब मजे किए, डोरीमोन देखना, गेम्स खेलना और भी बहुत कुछ। शिंजू के साथ ईशान के वक्त कब बीत रहा था उसे आइडिया ही नहीं हुआ। जो घर उसे घुटन महसूस करा रहा था उसमें एक कोना भी था यहाँ पे जन्नत जैसा फील होता था। उसकी प्यारी सी परी शिंजू जो थी, यहाँ पर घर के बाकी लोगों को ये एंजल नहीं डेविल लगती थी। यश अदिति को ये खूब तंग करती थी। रितेश तो कभी उसके साथ इतना टाइम स्पेंड ही नहीं करता था, और माया उसके तो वो काबू ही नहीं आती थी। बस कलावती से थोड़ा बहुत प्यार मिल जाता था जिससे वो काम चला लेती थी। वो दोनों अभी भी अपनी मस्ती में लगे हुए थे कि तभी माया वहां आई, हाथ में स्कूल ड्रेस लिए, जिसे देख शिंजू ईशान के पीछे दुपक गई। अरे जिद नहीं करो, चलो बहुत कर लिए मजे, अब स्कूल जाना है। माया उसे ईशान के पीछे से जबरदस्ती खींचने लगी, पर शिंजू ने ईशान की उंगली पकड़कर कहा, चाचू। इस पर ईशान को हंसी आ गई, पर माया के हरकत पर उसे गुस्सा भी आ रहा था। कोई इतनी छोटी बच्ची के साथ ऐसे कैसे कर सकता, जबकि वो उन्हीं की हो। चाचू आ गए तो क्या स्कूल नहीं जाओगी? माया भी जान पर अपसख्ती कर रही थी। कहते हुए माया ने फिर खींचा, पर इस बार ईशान न बिना माया को रोके दूसरी तरफ से शिजू का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। इतनी मजबूती माया से बर्दाश्त नहीं हुई। उसे लगा कि ईशान शिंजू को स्कूल जाने से रोक रहा है। तन कसते हुए उसने कहा, ये मेरी बच्ची है। ईशान ने भी सपाट लहजे में कहा, वही तो मैं भी कह रहा हूँ, ये छोटी बच्ची है। ये सुन माया कुछ पल रुक गई और अगले ही पल उसने शीजू का हाथ छोड़ दिया। माया को ऑफिस जाना था, इसलिए वो शिंजू के साथ जल्दी कर रही थी, पर उसे भी लगा कि ये जागती है। ईशान ने यूनिफॉर्म के लिए हाथ बढ़ाया तो माया ने खुशी खुशी उसे यूनिफॉर्म देते हुए उसे शिंजू को ड्रॉप करने के लिए भी कह दिया। थोड़ी देर बाद ईशान शीजू को उसके स्कूल छोड़कर अरमान को कॉल मिलाने लगा। जो काम कहा था वो हुआ। दूसरी तरफ से जवाब आया, जी सर, वो मेरे सामने ही बैठा है, आप कहे तो। ईशान ने उसे रोक दिया, नहीं मैं आ रहा हूँ। कॉल कट करने के बाद उसने गाड़ी घुमाई और पहुंच गया आमना की बताए हुए पते पर। थोड़ी ही देर में वो लोकेशन पर पहुंच गया। गाड़ी से निकलने से पहले ईशान ने अपने चेहरे को मास्क से ढक लिया।
वो नहीं चाहता था कि जिससे वो मिलने जा रहा है वो उसे पहचान ले। कहाँ आया था ईशान और किससे मिलने? उसने अरमान को क्या करने के लिए कहा था? और अरमान किस पर नजर रखे हुए था? क्या वो रिंग का कुछ पता चला या बात कुछ और थी? अब कैसे जानेगा ईशान अपने पिता के राज की ओर? क्या वो जो सोच कर यहाँ आया है उसमें हो पाएगा कामयाब? जानने के लिए सुनते रहिए आगे। रेस्तरां काफी बड़ा और आलीशान था। ईशान अरमान के टेबल पर आके बैठा और बोला, कहाँ है? अरमान ने आंखों से इशारा करते हुए उस तरफ देखने को कहा जहां 34 टेबल दूर एक शख्स बैठा, और वो था अभीर। ईशान उसकी दूसरी तरफ मुंह करते हुए बैठा और अपना मांस हटाते हुए बोला, वेल डन अरमान। अब आगे क्या करना है? अरमान टेबल पर दोनों हाथ रखते हुए बोला। यहाँ ईशान ने जूस की एक सीप ली, फिर कहा, फिलहाल तो एक काम करना है, उस पर नजर। अरमान चौंक गया। वो अभीर सिंह राठौड़ को जानता था कि वो मुंबई का कितना बड़ा म्यूजिक प्रोड्यूसर है। उसकी इस लोकेशन का तो उसने आसानी से पता लगा लिया था, पर उस पर नजर रखना आसान नहीं था। अभीर भी कोई दूध का धूला थोड़ी था। बड़े बुरे लोगों से इसका उतना बैठना था। अगर उसे पता चला तो? अरमान ना कहने ही वाला था कि तभी ईशान ने कहा, अच्छा तो तुम भूल गए, माधवी जी के ऑफिस में क्या करते थे? जासूसी। और मैं कौन सा तुम्हें सीआईडी बनने को कह रहा हूँ? बस इसकी भी करो और पता लगाओ अरमान, कि ये कहाँ जाता है, किससे मिलता है, कितना मिलता है। मुझे इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए। अरमान अब क्या कहता, पहले भी वो माधवी जी के जॉब से हाथ धो बैठा था। अब ईशान को ना कहना उसके हक में नहीं था। उसने थोड़ा सुस्ता फिर सर हाँ में हिला दिया। ईशान ने उसके लिए एक अच्छा सा डिनर ऑर्डर किया और खुद उठने लगा। अरमान ने उसे रोकते हुए पूछा तो ईशान ने कहा, तुम एंजॉय करो, मुझे जरूरी काम है, कहकर वो चला गया। और फाइनली वो अपनी मंजिल तक आ गया जहां का उसे इंतजार था। वो अंदर गया तो देखा लोग अपने कामों में लगे हुए हैं। उसने प्रीता को बुलाकर पूछा, मधवी जी की मीटिंग है, आप वेट कर ले। जिस पर ईशान ने स्माइल की और उनके केबिन में चला गया। अक्सर जब माधवी जी अपने केबिन में नहीं होती थी तो वो खुद उनकी सीट पर बैठ जाता था। अभी भी वो उनकी सीट पर बैठकर अपने आगे पड़ी फाइल देख रहा था, जिसे देख उसका दिमाग चकरा गया। भाई साहब, इतना कुछ माधवी जी एक साथ कैसे संभालती है? ईशान ने एक मोटी फाइल उठा ली, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और फिर मुंह झुकाकर बोला, कसम से अगर ये सब पढ़ लिया ना तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन क्लियर हो जाए। वहां कुछ हाल ही में हुए हमले की भी इन्वेस्टिगेशन की फाइल्स पड़ी हुई थी। आप तो देश की सुरक्षा से लेकर मेरी मूवी की स्क्रिप्ट तक संभाल रही हैं। कहीं बॉम्बे पुलिस आपको ही चीफ ना बना दे। ईशान मुस्कुरा रहा था कि तभी उसकी मुस्कान कहीं गायब हो गई। जैसे ही उसकी नजरें उसकी खुद की मूवी स्क्रिप्ट पर गई, जिसे देख कुछ दिनों जो भी हुआ उसे याद आने लगा कि उसने जब पहली बार ये स्क्रिप्ट ली तो उसे लगा ये उसकी मेहनत के कारण मिली है, लेकिन आज पता लगा कि ये उसे नैना की वजह से मिली थी। वो बड़ी गहराई से फाइल के पन्ने पलटने लगा, जिसे देखते ही देखते उसकी जिंदगी के पन्ने खुलने लगे। कॉलेज का कैंपस। एक मासूम सी लड़की, नैना, अपनी आंखों में सपने और हाथ में एक प्रोजेक्ट लेकर ईशान के पास आती है। वो हंसते हुए कहती है, ईशान, अगर तुम मेरी शॉर्ट फिल्म में एक्ट करो तो हम कॉलेज फेस्ट जीत सकते हैं। ईशान थोड़ी देर चुप रहता है, फिर धीमे से मुस्कुराता है, लेकिन अगले पल पीछे से आती तानी को देखता है और नैना की स्क्रिप्ट को लौटा कर कहता है, सॉरी नैना, मैं किसी और के लिए कमिटेड हूँ। नैना की मुस्कान एक पल में टूट जाती है और ईशान बस देखता रह जाता है।
आज ये स्क्रिप्ट हाथ में लिए उसे अफसोस हो रहा था, वो इतना अंधा कब हुआ। उसकी आंखें झलक गई तभी उसे केबिन के कांच की दूसरी तरफ नैना नजर आई, जो अपने गाने की फाइल लिए किसी काम से माधवी जी से ही मिलने आई थी। पर जैसे ही उसकी नज़र भी ईशान से जा टकराई, वो एक पल वहीं खड़ी रह गई। नैना को ईशान की आंखों में आई नमी साफ दिख रही थी, पर उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो आगे बढ़कर पूछ ले। फिर उसने अपनी नज़रें इधर उधर की और वहां से तेजी में जाने लगी। तभी ईशान भी आपकी जगह से उठा और उसके पीछे गया। ऑफिस की सीढ़ियों से नीचे उतरती नैना तेजी से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। चेहरे पर हल्का गुस्सा, आंखों में नमी और होंठ भींचे हुए थे। तभी दूसरी तरफ से सामने से ईशान उसके सामने आ जाता है। नैना, प्लीज, एक मिनट। नैना की रफ्तार रुक गई, लेकिन उसके कदम नहीं। उसने सिर झुकाकर कहा, ईशान, प्लीज, ऑफिस में ड्रामा मत करो। मैं पहले ही बहुत कुछ झेल चुकी हूं। ईशान ने एक लंबी सांस ली। उसके चेहरे पर आज वो अभिनेता नहीं, बल्कि एक टूटा हुआ इंसान खड़ा था। मैं जानता हूं, मैं तुम्हें उस वक्त नहीं समझ पाया, जब तुम्हारा दिल साफ था और मेरी नजर धुंधली। लेकिन आज आज मैं साफ देख पा रहा हूं। नैना। नैना ने आंखें उठाईं। उसकी पलकों पर ठहरी नमी अब चमकने लगी थी, लेकिन उसने खुद को संभाला। अब समझने से क्या होगा, ईशान? अब सब कुछ बदल चुका है। मेरी जिंदगी, मेरे फैसले और मेरी मंगनी भी। ईशान ने आंखें बंद कर लीं, जैसे हर शब्द एक तीर बनकर उसके सीने में उतरा हो। मैं जानता हूं, मैं बहुत लेट हूं, पर क्या कोई आखिरी मौका मिल सकता है? बस एक बार तुमसे खुलकर बात करने का, सिर्फ तुम और मैं। नैना कुछ पलों तक चुप रही। उसके अंदर एक जंग चल रही थी, दिल और दिमाग के बीच। पर नैना ने दिमाग की सुनी और साफ लफ्जों में कहा, मेरी मोहब्बत एक तरफा थी ईशान, और एक तरफा का यही अंजाम होता है। और मैं फिर से अपने जख्म को खुदेड़ना नहीं चाहती, तुम्हें एक मौका नहीं देना चाहती। ईशान नैना का जवाब सुनकर कुछ पलों तक शांत रहा। फिर उसकी आंखों में एक ठहराव सा उतर आया। शब्द अब भावनाओं के नीचे दबने लगे थे, लेकिन उसने खुद को संभाला। ठीक है नैना, उसने भारी आवाज में कहा, अगर मेरे लिए अब कोई जगह नहीं बची, तो मैं चला जाऊंगा। उसने एक ठंडी मुस्कान दी, जिसमें बहुत सारी टूटी उम्मीदें छुपी थी। ये फिल्म, ये मौका, सब कुछ उसी की देन था, जिसने मेरे बारे में माधवी जी से कहा। और जब वही नहीं रही साथ, तो क्या फायदा इस सब का? नैना का चेहरा जैसे सफेद पड़ गया। क्या ईशान सच में सब कुछ छोड़ के जाने वाला था? क्या नैना वाकई ईशान को एक और मौका देगी? क्या ईशान अब अपने फैसले पर टिका रहेगा, या नैना के रोकने से उसका इरादा बदल जाएगा? क्या अरमान पता लगा पाएगा कि अभीर के साथ कौन थी? क्या ईशान अभीर को नैना की जिंदगी से निकाल पाएगा? क्या माधवी जी इस रिश्ते में दखल देंगी, या उन्हें भी इस रिश्ते से कोई डर है और तानी की तरह नैना को भी ईशान की जिंदगी से निकाल देगी? क्या इसका असर ईशान की शूटिंग पर पड़ेगा? अगर नैना मौका देती है, तो क्या दोनों पुराने जख्मों को भुलाकर नए सिरे से शुरू कर पाएंगे? क्या इस इमोशनल मोड पर कोई तीसरा किरदार, जैसे निशा या नैना का मंगेतर, फिर से तूफान लाएगा? तानी का क्या होगा? अब तो ईशान का सच उसके सामने है। वो जब ईशान को पहले वाला ईशान देखेगी तो क्या होगा? इन सवालों से अगला चैप्टर न केवल सस्पेंस से भरा रहेगा, बल्कि मन में एक भावनात्मक उलझन भी बनी रहेगी। तो सुनना ना भूले,
हिडन बिलियनर सुपरस्टार। और दोस्तों प्लीज़ अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।